दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं रिसर्च। रिसर्च क्या होती है? क्योंकि जब भी हम मेडिकल फील्ड या आयुर्वेद के फील्ड की बात करते हैं, तो अनुसंधान या रिसर्च उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रिसर्च जो शब्द है, रिसर्च, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, जिसमें पहला है री और दूसरा है सर्च। री का अर्थ होता है अगेन, री माने अगेन, और सर्च टू फाइंड आउट, टू फाइंड आउट मतलब कि जो चीज पहले से उपस्थित है उसको डिलीजेंटली और सिस्टमेटिक और साइंटिफिक तरीके से ऐसे उसमें से इन्वेस्टिगेट करना कि हमको कुछ नया, कुछ इनोवेटिव और लाभदायक प्राप्त हो, वो रिसर्च है। अनेक लोगों ने, अलग अलग फील्ड के लोगों ने इसकी बहुत अलग अलग डेफिनेशन बताई हैं, लेकिन जो सबसे सिंपल डेफिनेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जब हम रिसर्च को डिफाइन करते हैं बेसिकली, तो जो इसकी सिंपलेस्ट जो मीनिंग है वो है, आप इसको याद रखिएगा, सिस्टेमेटिक एंड साइंटिफिक, सिस्टेमेटिक एंड साइंटिफिक सर्च। ऐसी सर्च जो सिस्टेमेटिक यानी कि एक सिस्टम को फॉलो करती है, एक रूल को फॉलो करती है, एक डिजाइन को फॉलो करती है, एक प्रोसेस को फॉलो करती है, और वो साइंटिफिक हो, उसका हर स्टेप स्टैंडर्डाइज्ड हो, एक्सप्लेनेबल हो, जिसको हम समझा सकें। वो इस तरीके से जो सिस्टेमेटिक और साइंटिफिक जो सर्च होती है, हम उसको बेसिकली रिसर्च कहते हैं। तो इट इज ऑल्सो नोन एज द आर्ट, an art of scientific investigation, an art of scientific investigation। तो हमको छोटी छोटी डेफिनेशंस याद रखनी चाहिए, क्योंकि वो इजी होती हैं और रिप्रोड्यूसिबल होती हैं, आसानी से समझने वाली भी होती हैं। तो आर्ट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, और जैसे पहले मैंने बताया, सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक क्वेरी और इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड आउट सम innovative, different and beneficial things। Now we come to the types। देखिए, जहाँ तक टाइप्स की बात है तो इसको अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया है। यहाँ पे हम जो चर्चा करेंगे वो हम आयुर्वेदिक फंडामेंटल्स या जो मेडिकल रिसर्च होती है बेसिकली, उसके बारे में ही हम चर्चा करेंगे बेसिकली। तो मूलतः हम जो रिसर्च है उनको डिफरेंट टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं। जो सबसे पहला कैटेगराइजेशन होगा, उसमें हम रिसर्च को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज बेसिक, सेकेंड वन इज अप्लाइड। बेसिक एंड अप्लाइड, और बेसिक का ही दूसरा नाम होता है फंडामेंटल। फंडामेंटल, तो ये पहले इंस्टांस में दो भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं, बेसिक और फंडामेंटल, और दूसरा जो होगा वो होगा अप्लाइड रिसर्च। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि बेसिक या फंडामेंटल जो रिसर्च होती है वो लिटरेरी रिसर्च है बेसिकली, जिसमें हम उस पर्टिकुलर साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनको डेस्क्राइब करते हैं, उनको, उनकी जो ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स हैं उनको देखते हैं और उसको पूरी तरीके से इलेबोरेट करते हैं। क्योंकि यदि हमें फंडामेंटल्स ही समझ में नहीं आएंगे, उस साइंस का बेसिक ही समझ में नहीं आएगा, तो हम आगे उसकी एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको उसका एक फिलोसॉफिकल एंगल जो होता है वो समझना पड़ेगा, कि कोई वर्ड है, कोई टर्म है, कोई साइन है, उसकी फिलोसॉफिकल जो है वो समझना पड़ेगा। और जब हम उसकी फिलोसॉफी समझेंगे, यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब भी हर कोई रिसर्च है उसका एक फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट होता है, और जो भी रिसर्च फिलोसॉफी होती है उसके बेसिकली तीन भाग होते हैं, जिसमें हम एक को मेटाफिजिक्स कहते हैं। इसका मैं बाद में चर्चा करूंगा, केवल एक नट शेल में मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। और एक एपिस्टेमोलॉजी होती है और एक एक्सियोलॉजी होती है।
और कुछ लोग यहाँ पे मेटाफिजिक्स की जगह पे ओंटोलॉजी भी यूज करते हैं। तो अभी आप केवल इतना ही जान लीजिए, ओंटोलॉजी, इपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी, बाद में हम इनकी डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं बेसिक और फंडामेंटल। बेसिक और फंडामेंटल का मतलब ये है कि जो शास्त्र के सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को भली प्रकार से इलेबोरेट करना और उनकी पूरी तरीके से व्याख्या कर देना, उनका अन्वेषण कर देना, उनका फिलोसॉफिकल एनालिसिस करके उसको इस रूप में बना देना ताकि वो आगे अप्लाइड रूप में, यानी कि प्रायोगिक रूप में, एक्सपेरिमेंटल रूप में हम उनका प्रयोग कर सके और उनको वैलिडेट कर सके। तो वही दूसरी जो रिसर्च होती है वो अप्लाइड, जिसका प्रॉपर एप्लीकेशन हो सके। अब ये एप्लीकेशन कहाँ होगा? जब हम बात करते हैं एक मेडिकल साइंस की, तो ऑब्वियसली जो ह्यूमैनिटी है, जो उसकी बेनिफिट के लिए, उसमें होने वाले विभिन्न रोगों के लिए, उसकी समस्याओं को समझने के लिए जब उसका एप्लीकेशन होगा, वो जो रिसर्च होती है बेसिकली वो अप्लाइड होती है। तो ये पहले प्रकार से डिवाइड करने का एक तरीका है जिसमें हम रिसर्च को बेसिक और अप्लाइड रूप में विभक्त करते हैं। दोस्तों, अब हम रिसर्च को दो अन्य तरीकों से भी डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें जो पहला है वो क्वालिटेटिव रिसर्च है, क्वालिटेटिव रिसर्च, और दूसरा है क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च बेसिकली जब हम मेडिकल या आयुर्वेद में रिसर्च की बात करते हैं तो उसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अधिकांशतया यही हम लोग अपनी अधिकांश जो हमारी रिसर्च होती है वो इसी में समाहित हो जाती है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च और दूसरी है क्वांटिटेटिव रिसर्च। अब आइए इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर लेते हैं। जैसा कि आप इससे क्लियर कट समझ सकते हैं कि क्वालिटेटिव, जिसमें हम क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो मेनली पॉपुलेशन ही होता है, हम सारे कार्य उसी के लिए करते हैं। तो जब हम केवल उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक्स की खोज करते हैं, तब वो रिसर्च जो है क्वालिटेटिव होती है। और जब हमारे पास जो बेसिकली न्यूमेरिकल डाटा हम जनरेट करते हैं, यानी कि हम किसी चीज का जो है क्वांटिटी देखते हैं, वो क्वांटिटी मेजरमेंट्स भी हो सकते हैं, वो क्वांटिटी अदर न्यूमेरिकल्स भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जो रिसर्चेज होती है जिसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप के जो क्वांटिटेटिव हैं, यानी कि मेजरमेंट और न्यूमेरिकल डाटा जब हम लोग कलेक्ट करते हैं, उस प्रकार की रिसर्च क्वांटिटी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, जब हम कोई एक मेजरेबल या जो एक न्यूमेरिकल डाटा कलेक्ट करते हैं तो वो एक क्वांटिटेटिव रिसर्च कहलाती है। तो ये दो प्रकार के। अब आइए हम इनको और इलेबोरेट करते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, क्वालिटेटिव, तो पॉपुलेशन के कैरेक्टर्स और एट्रीब्यूट्स को हम एनालाइज करते हैं। इसके बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि एक कॉमन है इन डेप्थ इंटरव्यू। हम इसमें किसी पर्सन का पॉपुलेशन या समाज में जाकर के इंटरव्यू करते हैं, और इस इंटरव्यू में हम हमारे कुछ क्वेश्चनर्स होते हैं, और जो आंसर होते हैं, जो सामने वाला होता है वो फ्री होता है, और वो जो आंसर होने चाहिए वो ओपन एंडेड होने चाहिए, क्योंकि केवल उसमें क्या होता है, बायस्ड कम हो जाती है। तो जो भी वो बताना चाहता है या चाहती है, उसके पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि वो कितना बताना चाहता है। तो इस प्रकार से हम उसका एक इन डेप्थ इंटरव्यू लेते हैं। इसके अलावा और भी हमारे पास मेथड है, जैसे फोकस ग्रुप डिस्कशन, FGD जिसे कहते हैं, फोकस ग्रुप डिस्कशन। क्वालिटेटिव रिसर्च में जो हमारे पास डेटा होता है वो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। जो पहला डेटा होता है वो नॉमिनल। नॉमिनल का मतलब जिसमें कोई एक पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं होता है, जैसे किसी का कलर कैसा है, एज, सेक्स, मेल फीमेल, इस प्रकार से, और उसके जो भी एट्रीब्यूट्स अलग होते हैं, तो वो नॉमिनल। और दूसरा, हम इन नॉमिनल को यस या नो के हिसाब से ऑर्डर में भी 1-2 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तब हम उसको ऑर्डिनल कहते हैं। तो ये दो प्रकार के डाटा यहाँ पे कलेक्ट होते हैं। कंट्री टू दैट, जब हम क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में हमारे पास 4 प्रकार के डाटा होते हैं, जिसमें 2 यही हैं, नॉमिनल। नॉमिनल मतलब पर्टिकुलर कैरेक्टर, किसी का कलर कैसा है और उसका कोई और पर्टिकुलर एट्रीब्यूट वो कैसा है जिसमें कि नंबर ना हो।
दूसरा जो है ऑर्डिनल, ऑर्डिनल का मतलब होता है जिसमें ऑर्डर हो, जैसे 1 2 3 4 आदि। और तीसरा जो इसमें डेटा होता है उसको हम इंटरवल डेटा कहते हैं। इंटरवल डेटा का मतलब है जो कि जैसे मान लिया जाए 1 to 9, 10 to 19, इस प्रकार का जो एक इंटरवल होता है। और चौथा जो हमारे पास डेटा होता है वो रेशो में होता है कि कितना रेशो वहाँ पे परसेंटेज में वो हो सकता है, कितना रेशो होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि क्वालिटेटिव में हमारे पास दो प्रकार के डेटा होते हैं, नॉमिनल और ऑर्डिनल। यहाँ पे चार प्रकार के होते हैं क्वांटिटेटिव में, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो। ये चार प्रकार के डेटा बेसिकली होते हैं। तो आशा है क्वालिटेटिव को आप समझ चुके होंगे। अब हम क्वांटिटेटिव को थोड़ा सा और स्पेसिफिकली चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि मेडिकल या आयुर्वेद से संबंधित जो रिसर्च है उसमें क्वांटिटेटिव रिसर्च का बहुत अधिक महत्व होता है। तो दोस्तों, ये जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, क्वांटिटेटिव ये जो रिसर्च होती है इसको बेसिकली हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। इसको क्या है, हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। पहला जो होता है वो होता है ऑब्जर्वेशनल, और दूसरा होता है इंटरवेंशनल या एक्सपेरिमेंटल। इंटरवेंशनल या एक्सपेरिमेंटल। तो ये जो क्वांटिटेटिव है जिसमें हम डेटा जो है बेसिकली कुछ न्यूमेरिकल फॉर्म में कलेक्ट करते हैं। वैसे मैं तीन प्रकार के डेटा आपको आगे बताऊंगा, अभी थोड़ा डिटेल की वजह से नहीं बता रहा हूं, आप इसको समझ लीजिए। क्वांटिटेटिव रिसर्च के दो भाग होते हैं, ऑब्जर्वेशनल और इंटरवेंशनल। ऑब्जर्वेशनल का मतलब होता है जिसमें हम पॉपुलेशन को ऑब्जर्व करते हैं, उसमें होने वाली समस्याओं को ऑब्जर्व करते हैं कि क्या समस्याएं आ रही हैं और उनका निदान किस प्रकार से किया जाए। और जो इंटरवेंशनल होती है, हम इसमें किसी न किसी प्रकार का इंटरवेंशन करते हैं, चाहे वो मेडिसिन की फॉर्म में हो, हम किसी को मेडिसिन दें, चाहे कोई पर्टिकुलर टेक्निक के फॉर्म में हो, जैसे सर्जिकल कोई टेक्निक है, चाहे पर्टिकुलरली कोई इस प्रकार का एक जैसे स्टेंट है या कोई और नए प्रकार की तकनीक है, वो करें, किसी न किसी प्रकार का बॉडी में इंटरवेंशन होता है। तो वो यदि हम एनिमल्स में कर रहे हैं तो वो एक्सपेरिमेंटल होंगे, और जब हम ह्यूमन में करते हैं तो बेसिकली वो इंटरवेंशनल या क्लिनिकल ट्रायल्स कहलाते हैं। इसको बाद में आगे चर्चा करेंगे। तो ये दो भाग हो गए, ऑब्जर्वेशनल और इंटरवेंशनल। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज होती है, इनको भी फर्दर हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें एक होती है डेस्क्रिप्टिव, और दूसरी होती है एनालिटिकल। एनालिटिकल नाम से आप समझ गए होंगे। डेस्क्रिप्टिव जिसमें हम केवल एक डेस्क्रिप्शन करते हैं, एक पूरी सिचुएशन को डेस्क्राइब करते हैं, डिटेल में डेस्क्राइब करते हैं। और एनालिटिकल जिसमें हम किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का एनालिसिस करके उसका एक इन्फ्रेंस बाद में या उसका एक कंक्लूजन निकालते हैं। तो दोनों में ये बेसिकली डिफरेंस हो गया है। यहाँ पे केवल डिस्क्रिप्शन होगा और यहाँ पे पूरा एनालिसिस होगा, उसमें से जो डेटा हमारे पास आएगा उसका पूरा एनालिसिस हम करेंगे। ये जो डेस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है इसके फर्दर कुछ प्रकार होते हैं, जैसे कि केस रिपोर्ट या केस सीरीज। केस रिपोर्ट का मतलब ये होता है एक कोई पर्टिकुलर केस जो कुछ इंटरेस्टिंग है, जिसमें नॉर्मल केस के अलावा कुछ हुआ है, या तो उसमें प्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार की हुई है कि जो नॉर्मल प्रेजेंटेशन नहीं है, कुछ एबनॉर्मल है, या फिर हमारा जो उसमें कुछ मेडिसिन उसको दी गई या जो भी कुछ हुआ उसने उसको कैसे रिएक्ट किया, उससे उसका जो स्पेसिफिसिटी है उसको पूरा डिटेल में डिस्क्राइब करना कि कैसे वो पेशेंट आया था, कैसे उसको डायग्नोस किया गया, फिर किस प्रकार से उसका ट्रीटमेंट किया गया, वो कहलाता है। वो पूरा डिस्क्रिप्शन जब दिया था तो उसको हम अगर सिंगल केस का कर रहे हैं तो वो केस रिपोर्ट होगी, और केस सीरीज में हमारे पास एक से ज्यादा केस हो सकते हैं। तो केस रिपोर्ट और केस सीरीज, यहाँ पे ये दो चीजें बेसिकली इसमें देखने को मिलती हैं। और इसके अलावा इसमें दूसरी क्रॉस सेक्शनल स्टडीज भी होती हैं। क्रॉस सेक्शनल कोई एक प्रॉब्लम अराइज हुई, हमने उसका प्रॉपर्ली डिस्क्राइब किया कि किस प्रकार से वो अराइज हुई, तो उसको क्रॉस सेक्शनल कहते हैं। और तीसरा जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल है। लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी मतलब टाइम में जब हम आगे की ओर अग्रसर होते हैं, किसी चीज को हम फॉलो कर रहे हैं,
वो आज हुई या उसको आगे हम फॉलो कर रहे हैं, तो वो एक लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी कहलाती है। इस प्रकार से ये डिस्क्राइब करने वाली स्टडीज होती है। दूसरा जो एनालिटिकल स्टडीज होती हैं, उसमें 3 मुख्यतया इसके सब ग्रुप होते हैं। सबसे पहला होता है केस कंट्रोल, दूसरा होता है कोहोर्ट स्टडी, और तीसरा होता है क्रॉस सेक्शनल। ये जो क्रॉस सेक्शनल है, ये डेस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल दोनों होती है, तो इसलिए हम इसको क्रॉस सेक्शनल डेस्क्रिप्टिव, क्रॉस सेक्शनल एनालिटिकल भी कहते हैं। देखिए, केस कंट्रोल और कोहोर्ट स्टडी में बेसिकली आपको डिफरेंस समझना चाहिए। एक जो स्टडी होती है वो फॉरवर्ड लुकिंग होती है, एक स्टडी होती है जिसमें हम बैकवर्ड लुक यानी कि रिट्रोस्पेक्टिव जाते हैं। इस चीज को आप समझिए। जो ये कोहोर्ट है, कोहोर्ट का मतलब एक मार्चिंग, एक दस्ते से है। जैसे कि आर्मी में आपने देखा होगा, एक पर्टिकुलरली जो रेजिमेंट होती है वो किस प्रकार से मार्च करती है, तो वो क्या करती है, एक पर्टिकुलर स्थान से आगे की ओर जो है बढ़ती चली जाती है, मार्च करती चली जाती है। उसी के बेस पे इसको कोहोर्ट कहा जाता है। तो वही कोहोर्ट स्टडी है, यानी कि ये प्रोस्पेक्टिव है, ये आगे की तरफ होती है। यानी कि मैं यदि आज से स्टडी शुरू करता हूं, तो ये स्टडी आगे तक एक लंबे समय तक हम करेंगे। जो केस कंट्रोल होता है वो इसका ऑपोजिट होता है, इसको हम रिट्रोस्पेक्टिव कहते हैं। यानी कि हम इसमें क्या है कि पीछे की ओर जाएंगे। तो ऐसा क्यों होता है, मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा। तो दोस्तों, केस कंट्रोल, कोहोर्ट और क्रॉस सेक्शनल, तो इसको समझने के लिए आप ये समझिए कि किसी चीज का कोई एक कोज है और उसका एक इफेक्ट है। एक कोज है और एक इफेक्ट है। जब हम कोई ऐसी चीज का सेवन करते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है, वो एक कोज है, और उसका इफेक्ट क्या होगा, वो शरीर में डिजीज उत्पन्न करेगा। जैसे प्रमेह में जो कफ है, आस्या सुखम स्वप्न सुखम ददीनी ग्रामोदक अनुप्रसा प्यासी, जो कफकारक चीजें हैं, जो स्वीट्स हैं, जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, वो एक कोज है, और वो इफेक्ट क्या करता है, डिजीज प्रोड्यूस करता है। तो जब हम कोज से इफेक्ट की ओर जाते हैं, यानी कि हमने कोज की स्टडी की कि कोई एक व्यक्ति है जो ये कफ कारक चीजें ज्यादा सेवन कर रहा है, क्या भविष्य में जाकर के उसको प्रमेह उत्पन्न होगा? या इसका ठीक ऑपोजिट, यदि किसी व्यक्ति को प्रमेह हो गया है, यानी कि करंट में प्रमेह हो गया है, तो हम बैक में जाएं उसकी हिस्ट्री में और हम ये फाइंड आउट करें कि क्या उसने कफ कारक आहारों का सेवन किया है। तो 2 प्रकार से स्टडी हो गई। ये हो गई कॉज टू इफेक्ट, फॉरवर्ड लुकिंग, जिसमें हम आगे की ओर देख रहे हैं कि आज सेवन कर रहे हैं, कल के दिन कोई डिजीज उत्पन्न हो रही है। दूसरी स्टडी हो गई जिसमें हमने डिजीज वालों को लिया और हमने पास्ट में ये देखा कि क्या इन्होंने ये सेवन किया था। तो यही 2 केस कंट्रोल और कोहोर्ट हैं। केस कंट्रोल में क्या है कि हम एक जो इफेक्ट हुआ, यानी कि जो डिजीज हुई, उसके पेशेंट्स में हमने ये स्टडी किया कि इसके कोज क्या थे। हम डिजीज होने वालों से कोज की तरफ बढ़े, तो इस हिसाब से ये क्या हुई, रिट्रोस्पेक्टिव या बैकवर्ड लुकिंग। बैकवर्ड लुकिंग, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। और कोहोर्ट इसके जस्ट अपोजिट होती है। कोहोर्ट में हम सबसे पहले कोज ऐसी पॉपुलेशन को करते हैं जो पर्टिकुलर कफ कारक या सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, जैसे बहुत सारे शॉपकीपर्स हैं जो बैठे रहते हैं, या जो लोग काम नहीं करते जिनका सेडेंटरी लाइफ, उनको हमने देखा और उसमें क्या प्रमेह उत्पन्न हुआ उसके बारे में हमने जाना। तो इस प्रकार से ये कोज टू इफेक्ट हुआ। और ये फॉरवर्ड लुकिंग हुई। फॉरवर्ड लुकिंग जैसे कि एक दस्ता कोई मार्च करता है मिलिट्री का, फॉरवर्ड लुकिंग हुई। और इसको हम प्रोस्पेक्टिव भी कहते हैं, प्रोस्पेक्टिव भी कहते हैं। और तीसरी होती है क्रॉस सेक्शनल। क्रॉस सेक्शनल स्टडी वो होती है जो करंट टाइम में की जाती है, यानी कि अभी प्रॉब्लम आई है और अभी हमने स्टडी की, यानी कि करंट टाइम में जो हमने स्टडी की है, करंट सिनेरियो में जो की है, वो हमको क्रॉस सेक्शनल कहलाती है। तो ये केस कंट्रोल या कोहोर्ट स्टडीज जो होती हैं वो बहुत लंबे समय तक चलती हैं। वो कोई 1 साल या 2 साल की नहीं, वो बहुत लंबे, क्योंकि कोई व्यक्ति यदि आज कफ कारक आहार का सेवन कर रहा है,
तो उसको प्रमेय बहुत दिनों में जाकर के होगा, हम 10 साल तक उसको जो है ऑब्जर्व करेंगे। या फिर किसी व्यक्ति ने स्मोकिंग किया और उसको लंग कैंसर हुआ, वो भी हम एक लंबे समय में करेंगे, वो 2 या 4 दिन की अवस्था नहीं है। तो इसलिए ये दोनों जो स्टडी होती है ये बहुत लंबे समय तक चलने वाली होती है। तो इस दृष्टि से यदि हम देखें, जब हम कोहोर्ट स्टडी करते हैं और यदि हम आज से ये स्टडी करना शुरू करते हैं करंट टाइम से, तो हमको कितना साल, 15 या 20 साल तक ये स्टडी चलेगी। तो ऐसी कंडीशन में ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि वहाँ पे ड्रॉप आउट्स बहुत सारे रेट्स हो जाते हैं। वो पर्टिकुलर जो हमारे पास सैंपल है या पॉपुलेशन के जो लोग हैं जो वो रहते हैं कि नहीं रहते हैं, इसलिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसी प्रकार से कोहोर्ट को 3 प्रकार से किया जा सकता है। ये रहेगी हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग ही, हम हमेशा फॉरवर्ड लुक, हम बैकवर्ड लुकिंग नहीं होंगे, क्योंकि बैकवर्ड लुकिंग अगर करेंगे तो वो केस कंट्रोल हो जाएगा। तो इसलिए कोहोर्ट स्टडी को 3 प्रकार से संपादित किया जा सकता है। इसमें क्या होगा कि हम क्या करेंगे, हम 15 से 20 साल पीछे चले जाएंगे, 15 से 20 साल पीछे चले जाएंगे और हम देखेंगे कि ऐसे कौन से लोग थे जिन्होंने जो कफ का सेवन करना, कफ कारक आहार का सेवन करना कब शुरू किया था, किस एज में किया था। तो हम फिर वहां से देखेंगे कि क्या उसको आगे चल के करंट अवस्था में क्या उसको प्रमेय हुआ, क्या उसको प्रमेय हुआ। और इसी प्रकार से हम आज से चलेंगे तो हमको 20 साल आगे जाना पड़ेगा। इस कंडीशन में हम इसको रिट्रोस्पेक्टिव, रिट्रोस्पेक्टिव जब हम पीछे जाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, रिट्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट। प्रोस्पेक्टिव जब हम आज से करते हैं, और जब दोनों में जाते हैं आगे पीछे तो इसको एम्बिस्पेक्टिव कहते हैं, एम्बिस्पेक्टिव, आगे और पीछे दोनों। अब लास्ट में जो है वो इंटरवेंशनल। इंटरवेंशनल में बेसिकली हम किसी न किसी प्रकार का इंटरवेंशन करते हैं, और ये जो स्टडी होती है हमारी, ये प्री क्लिनिकल स्टडी, जिसको हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी भी बोलते हैं। जब हम बहुत सारे एनिमल्स में ह्यूमन सब्जेक्ट्स के यूज़ करने से पहले जब हम किसी एनिमल में यूज़ करते हैं तब एक्सपेरिमेंटल, उसके बाद फिर हम इसके जो है वो क्लिनिकल ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल बेसिकली 4 फेजेस में होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3 और फेज 4। ट्रायल से पहले एक पायलट स्टडी भी करते हैं। पायलट स्टडी का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, और वहाँ पे हम उसका प्रिलिमिनरी सेफ्टी और एफिकेसी करने के बाद फिर हम क्लिनिकल ट्रायल की ओर जाते हैं। तो फेज 1 में हमारे पास जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो कम मात्रा में होंगे, और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो ड्रग की सेफ्टी देखी जाती है। सबसे पहले जो होता है फेज 1 में हम ड्रग की सेफ्टी देखते हैं कि ये कोई एडवर्स रिएक्शन तो नहीं कर रही है या इसकी टॉक्सिसिटी तो नहीं हो रही है, और इसी हिसाब से इसका डोज डिटर्मिनेशन भी हो जाता है। जो सेकंड स्टेज होती है उसमें सेफ्टी प्लस एफिकेसी दोनों देखी जाती है, सेफ्टी प्लस एफिकेसी, और यहाँ पे इसका इफेक्टिव डोज का भी डिटर्मिनेशन हो जाता है। जो फेज 3 होता है वो बड़ा सैंपल में की जाती है, और यहाँ पे बेसिकली हम लोग एफिकेसी ही ड्रग की देखते हैं। और फाइनली जो फेज 4 होती है ये हम इसको तीसरी स्टेज के बाद, फेज 3 के बाद उसको लाइसेंस मिल जाता है, और लाइसेंस मिलने के बाद जब मार्केट में ड्रग आती है तो जो फेज 4 होता है उसको हम पोस्ट मार्केट सर्विलेंस कहते हैं। यानी कि मार्केटिंग होने के बाद जो सर्विलेंस है, जिसमें हम लोग अलग अलग जगहों से डाटा कलेक्ट करेंगे कि क्या इस ड्रग की कोई और टॉक्सिसिटी तो नहीं है, डिलेड टॉक्सिसिटी तो नहीं है, क्रॉनिक टॉक्सिसिटी तो नहीं है। तो ये फेज 4 कहलाती है। इस प्रकार से ये सब होने के बाद तब जा करके एक ड्रग को बेसिकली यूज में लाया जाता है। दोस्तों ये मैंने आपको रिसर्च की डेफिनेशन और उसके कुछ टाइप्स के बारे में एक छोटा सा लेक्चर आपको दिया। आशा है इससे आपको लाभ होगा। थैंक यू वेरी मच।